हेलो मित्रों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में एमए पूर्वार्ध प्रथम प्रश्न पत्र आदिकालीन एवं निर्गुण काव्य के विषय में चर्चा करेंगे। आज चर्चा हेतु हमारा प्रकरण है अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक और चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यूँ तो एक विस्तृत महाकाव्य है, किंतु हम उसके केवल एक प्रकरण कैमास वध के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में उल्लिखित इन दोनों रचनाओं का संपादन कार्य किसके द्वारा किया गया है। संदेश रासक के संपादक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। कैमास वध का संपादन किया है संपादक राजेश्वर चतुर्वेदी जी। मूलतः अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक अपभ्रंश की रचना है जो अवहट्ट और अपभ्रंश से मिलती जुलती है। अगर हम भाषा के स्तर पर बात करें तो शुरुआत वैदिक संस्कृत से होती है। वैदिक संस्कृत में पुराण और उपनिषद इत्यादि जो हैं उनकी रचना की गई थी, और वैदिक संस्कृत जो थी ये थोड़ा सा कठिन थी। इसके आगे जब भाषा का विकास हुआ, लौकिक संस्कृत आई, तो लौकिक संस्कृत में हमने देखा कि रामायण, महाभारत और महाभाष्य जैसी रचनाओं का इस समय निर्माण हुआ। आगे चलते चलते वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, आगे चल के पाली भाषा आई और उस भाषा में बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ संपादित हुए। आगे चल के प्राकृत में जैन धर्म से संबंधित रचनाएं लिखी गई। उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही थोड़ा और विकृत रूप, या क्योंकि ये भाषा वियोगात्मक थी इसीलिए उसका एक रूप आगे आया जिसे अवहट्ट भी बोला जाता है। तो संदेश रासक मूलतः अवहट्ट में या अपभ्रंश में रचित रचना मानी जाती है। संदेश रासक अपभ्रंश में रचित एक काव्य है जिसकी रचना 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास मुल्तान के कवि अब्दुल रहमान या अद रहमान, इनका नाम कहीं पे आता है अब्दुल रहमान और कहीं पर आता है अद रहमान, ने किया था। यह ग्रंथ उस अपभ्रंश में है जिसमें लहंदा, पंजाबी और सिंधी आदि पश्चिमी भारतीय भाषाएं जन्मी हैं। यह एक विरह काव्य है, यानी संदेश रासक का जो मूल है वो विरह है। प्रायः उस काल में जो भी रचनाएं लिखी जाती थी वो या तो विरह प्रधान होती थी या वीरता प्रधान होती थी। कथा वस्तु: रासक काव्य रूप की विशेषताओं से संयुक्त 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का एक छोटा सा विरह काव्य है जिसमें कथा वस्तु का कोई विशेष महत्व नहीं है। मतलब कथा वस्तु छोटी होने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात भी नहीं दिखाई देती जिससे हम ये कहें कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। लेकिन इसमें जो नायिका है उसका जो विरह दिखाया गया है और जो ऋतुओं का वर्णन है 12 मासा, वो इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनाता है। विरहिणी नायिका का पथिक के द्वारा अपने प्रिय के पास संदेश भेजना भारतीय साहित्य में अति प्रचलित काव्य रूढ़ी है। जैसे आपने 12 मासा देंगे, आल्हा उदल वाला आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, उसमें भी हमें 12 मासाओं का उल्लेख हम देखते हैं। किंतु संदेश रासक की विशेषता उसके कथानक में नहीं, उसकी अभिव्यक्ति और कथन शैली में है। जैसा कि पूर्व में आपको बता दिया गया है कि संदेश रासक की जो कथा वस्तु है वह उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, किंतु उसको अभिव्यक्त करने की शैली जो है और कथोपकथन जो है वो अत्यंत आकर्षक है। विषय वस्तु: आइए अब संदेश रासक की विषय वस्तु के बारे में कुछ जानें। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। प्रायः उस काल में जो भी रचनाएं होती थी उन रचनाओं के पीछे कोई न कोई ऐसे काव्य होते थे, वे मौलिक रचनाएं नहीं होती थी। कथानक: इसमें विजयनगर की कोई वियोगिनी अपने पति को संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। तभी कोई पथिक आ जाता है और वह विरहिणी उसे अपने जीवन में विरह जनित कष्टों को सुनाने लगती है। हम यहाँ पर इसकी व्याख्या खंड के विषय में विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल सार लेकर चलेंगे। सारतः अगर हम इसका निष्कर्ष लेके कहें तो जो छोटा सा इसका कथानक बनेगा वह यह होता है
कि विजयनगर की कोई स्त्री है, वियोगिनी इसलिए है क्योंकि उसका पति जो है वो परदेश गमन है, उसका चला गया है। तभी कोई पथिक आता है और वह विरहिणी अपने जीवन में जो दुख उसको है, जो विरह है, उसके कष्ट उस पथिक को सुनाने लगती है। पथिक उससे पूछता है कि उसका पति किस ऋतु में गया है, तो वह उत्तर में ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करके विभिन्न जो भी ऋतुएं हैं, 12 मास यानी 12 ऋतुओं का वर्णन एक एक करके करती है। और जब यह सुनकर पथिक जाने ही लगता है कि तभी उसका प्रवासी पति लौटकर आ जाता है। तो संदेश रासक को हम एक सुखांत महाकाव्य भी कह सकते हैं, जिसके अंत में विरहिणी को है जो सुख की प्राप्ति हो जाती है, उसका प्रवासी पति लौटकर वापस आ जाता है। अब हम दूसरे प्रकरण पर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रकरण है हमारा कैमास वध। कैमास वध जो है वह मूलतः पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी कृत एक महाकाव्य है, जिसे रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा गया है। इसके रचयिता चंद्रप्रदाय हिंदी के प्रथम महाकवि भी माने जाते हैं। इसकी कथा वस्तु मोटे तौर पर इसमें पृथ्वीराज चौहान की कथा है। अगर हम ज़्यादा बारीकी से ना भी समझें तो हमें इतना मालूम होना चाहिए कि इसमें पृथ्वीराज चौहान और उनके जीवन की घटनाओं को आदि से अंत तक दर्शाया गया है, जिसमें जयचंद से उनके युद्ध, संयोगिता से विवाह, शहाबुद्दीन गौरी से उनके युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इसके कुछ प्रकरण इस तरह हैं, जैसे कि संयोगिता स्वयंवर, जयचंद से युद्ध, कैमास वध और रेवा तट, शहाबुद्दीन से युद्ध। और इस तरह यह एक विस्तृत महाकाव्य है, जिसमें अनेकों प्रकरणों द्वारा कथा को आगे बढ़ाया गया है। इसकी विशेषता क्या क्या है, क्योंकि ये वीर गाथा कालीन या आदिकाल की रचनाएं हैं, तो इनमें ये देखा गया है कि ये वीरता प्रधान है, इनमें वीरता को दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण जो नायक हैं उनकी प्रशंसा की गई है, और युद्धों से प्रेरित युद्ध प्रिय उन्हें दिखाया गया है, साहसी दिखाया गया है इसमें उन्हें। इसके अलावा इसमें दोनों पक्ष, विरह और श्रृंगार, दोनों पक्षों को भरपूर मात्रा में दिखाया गया है। अब हम आते हैं प्रकरण में कैमास वध, जो कि पृथ्वीराज रासो का एक प्रकरण है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग या समय हैं। जैसे अध्याय होते हैं उनको अलग अलग कवि अपने काव्य में अलग अलग कहते हैं, तो चंद्रप्रदाय ने इन्हें समय कहा है, इसीलिए हम यहाँ पर समय ही कहेंगे। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय हैं। कैमास वध, जब संयोगिता ने अपने पिता के वचनों की उपेक्षा कर, इसका हम सार बता रहे हैं आपको, व्याख्या खंड अभी नहीं हो रहा है यहाँ पे, केवल कथा वस्तु का जो सार है वो बता दिया जाएगा। जब संयोगिता ने अपने पिता के वचनों की उपेक्षा कर पृथ्वीराज को ही पति रूप में वरण करने का संकल्प किया है, तब जयचंद ने इस पर क्रुद्ध होकर उसे अलग गंगा तटवर्ती एक आवास में भिजवा दिया है। स्टोरी देखो, ये होता है कि जो संयोगिता है वो विवाह करना चाहती है पृथ्वीराज से, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें एक निर्जन स्थान पर भेज देते हैं, गंगा के पास किसी महल पे, जहाँ पे आसानी से पृथ्वीराज ना पहुँच पाए। और इस समाचार से संतृप्त यानी खिन्न होकर वह राजधानी के बाहर, यानी चंद जो है पृथ्वीराज रासो, वो पृथ्वीराज वो वहाँ से चले जाते हैं। और चंद जो हैं वो उनके राज दरबारी कवि भी हैं और मित्र भी हैं, और दोनों की खासियत ये है कि दोनों का जन्म भी एक ही दिन होता है और दोनों की आगे चल के मृत्यु भी एक ही दिन पे होती है। और वो आखेट कर रहे हैं और आखेट में अपना समय बिताकर किसी तरह अपने मन को वहाँ पर लगा रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसके मंत्री जो है, एक मंत्री है उनके कैमास नाम के, वो उनकी एक कर्नाटी दासी जो होती है उनसे अनुचित संबंध कर लेते हैं, और एक दिन रात को उसके कक्ष में प्रविष्ट हो गया। पटरागी यानी जो उस समय उनकी जो रानी है, उसको यह बात जब ज्ञात होती है तो वो पृथ्वीराज को तत्काल बुलावा भेजती हैं, और इस तरह पृथ्वीराज रात को ही 2 घड़ियों में वापस राजभवन में आ जाते हैं। जब उसे उक्त दासी के कक्ष में कैमास को दिखाया गया, राजा ने अंधकार में ही लक्ष्य करके बाण छोड़ दिए। पहला बाण चूक गया,
किंतु दूसरा बाण लगते ही कैमास धराशायी हो गया और इस तरह वह कैमास का वध करके पुनः रातों रात वहाँ से आखिट को लौट गए। और अगले दिन प्रातः आते हैं वो राजदरबार में, और राजदरबार में जब आते हैं तो भेद कोई नहीं जानता कि कैमास को किसने मारा। तो वो सबसे पूछने लगते हैं। तो इसी बीच जो राजकवि चंद होते हैं वो खड़े होते हैं और वो उनकी प्रशंसा में लंबा चौड़ा एक व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं कि आपके ही द्वारा ये सब किया गया है। और इस तरह तब लोगों को पता चलता है कि राजा ने ही राजदरबार के अंदर जो ये अनैतिक कार्य हो रहा था इसके चलते ये सब कुछ किया है। फिर इतने में जो मृत कैमास होता है उसकी पत्नी आ जाती है और वो चंद से, राजकवि चंद से विनय करती है कि उनके पति का शव उन्हें दे दिया जाए ताकि वह सती हो जाएं, क्योंकि देखो सती हो जाएं ये उस युग की बात है। इस युग में क्या होता था कि पति अगर कितना ही कुकर्म करे, कुछ भी करे, लेकिन पत्नी सदैव उसके कार्यों में उसके साथ रहती थी, सहभागी रहती थी। तो चंद विनय करते हैं, पृथ्वीराज से निवेदन करते हैं। पृथ्वीराज ने चंद का यह अनुरोध इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वह उसे अपने साथ ले जाकर कन्नौज दिखाएगा। तत्पश्चात कैमास के शव को उन्होंने उसकी पत्नी को लौटा दिया। तो वो जो उनकी पत्नी थी वो उनके शव को लेकर सती हो गई। इस प्रकार यहाँ पे कैमास वध प्रकरण की समाप्ति होती है। तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण प्रकरणों पर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि डाल के बात की। पहला था संदेश रासक अब्दुल रहमान कृत और दूसरा था कैमास वध। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।